अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू नॉवल जिस पर हुआ इश्क ममनू की फर्स्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। वजूद की बिसात पर बड़ी अजीब मात थी। वजूद की बिसात पर बड़ी अजीब मात थी। यकीन लुटा के चल पड़े, गुमा बचा के रख लिया। मत जा मेरी धी रानी, मेरी नूर, मेरी बेटी, खुदा का वास्ता है मत जा ये हवेली छोड़कर। फुफ्फो लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे जा रही थीं, जो लंबे लंबे डग भरती हुई हवेली छोड़ रही थी, अपने हैंड कैरी और हैंड बैग थामे। जाने दें इसे आपा, अब नहीं रुकेगी ये, रुकने से भी नहीं रुकेगी। हैदर शाह ने गुस्से से कहा। इनको महानूर का वही अकड़ भरा अंदाज लगा जैसा कभी उनकी बीवी का हुआ करता था। बिल्कुल ठीक समझा आपने। हाँ, नहीं रुकूंगी। जब जानते हैं तो क्यों रोक रहे हैं? अपनी बहन को भी समझाएं। मुझ जैसी एहसान फरामोश के लिए क्यों इतनी तड़प रही हैं? महानूर ने संगदिली से कहा। क्योंकि माँ की मोहब्बत यूं बेदार हुई थी, उसके अंदर के बाकी सब मोहब्बतों की कदरों कीमत मांद होकर रह गई थी। महानूर मेरी धी, ये देख मेरे हाथ तेरे आगे जोड़ती हूँ, मत चाह हमें छोड़ के। मुझ बेवा की कुल कायनात तुझसे है। आखिरकार वो उस तक पहुँच गईं और वो उसे बाजू से थामते रोक गईं। नमी तो वो दोनों की आंखों में थी, पर मजबूर होकर वो घर छोड़ रही थी, क्योंकि उसके बाप के कड़वे लफ्ज़ों ने उसे मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से वो हवेली और यहाँ की ऐशो इशरत की ज़िंदगी सब छोड़कर जा रही थी। फुफ्फो आप प्लीज़ हाथ ना जोड़ें। आपकी मोहब्बत पर मुझे कोई शक नहीं, पर इस हवेली में ठहर कर दिन रात ये ताने मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं, जो मुझे मेरी माँ के हवाले से दिए जाते हैं। महानूर के लहजे में बला की मोहब्बत झलक रही थी अपनी माँ के लिए। गंदा खून अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है आपा, रहने दें। ये लड़की अब मेरी बेटी नहीं रही, बल्कि गंदी माँ का गंदा खून है जो सर चढ़कर बोल रहा है। हैदर शाह ने गुस्से से कहा। वो बाप को नफरत से देखती आगे बढ़ी। यही लफ्ज़ थे जिससे वो अंदर से जख्मी हुई थी। दुनिया की कौन सी बेटी अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज अपने बाप के मुँह से बर्दाश्त करेगी? तू चुप कर हैदर शाह, मुझे अपनी बेटी से बात करने दे। सुन महानूर, फुप्पो ने जल्दी से कहा। सुन ही तो रही हूँ, बल्कि सुनती ही तो आ रही हूँ। हमेशा से अपनी माँ के हवाले से ताने जा रही हूँ इसी माँ के पास। अब खुश हो जाएं। महानूर ने खुद अजियती से कहा। तुम्हारी माँ ने कहाँ खुश रहने दिया? हंसती बस्ती मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी तुम्हारी माँ ने। हैदर शाह ने कहा। उजाड़ दी उन्होंने या आपने उजाड़ी मेरी माँ की ज़िंदगी? खुद तो दुबई में रह रहे हैं बीवी बच्चों के साथ। तुर्की तक आपका बिजनेस फैला है, इतना कुछ है, फिर भी इल्ज़ाम मेरी माँ पर, तो है आप जैसे इंसान पर। महानूर ने नफरत से कहा। अपने बाप से इस घर में अगर उसे किसी से मोहब्बत थी तो वो अपनी फुफ्फो से थी, जिन्होंने माँ बनकर पाला था। महानूर धी, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ ने तुमसे गलत बयानी से काम लिया। फुफ्फो ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। बस फुफ्फो, एक लफ्ज़ ना कहें मेरी माँ के खिलाफ। कम बुरा आपने भी नहीं किया आज इनके साथ, पर आपसे उनको गिला नहीं, क्योंकि मुझे माँ बाप दोनों की मोहब्बत देकर इन्हें अपना मकरूज़ कर दिया है आपने, वरना आपने जो उनके साथ किया वो भी मुझे पता है। महानूर के लफ्ज़ों ने उन्हें शॉक कर दिया। हैदर शाह ने तंजिया अंदाज में अपनी बड़ी बहन को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में उसे कह रहे हों, देख लो इस डाइन ने सबके खिलाफ कर दिया है इसे, अब नहीं रोक सकता कोई इसे। फुफ्फो के दिल में टीस उठी उसके लफ्ज़ों से। ऐसे लगा कि उनके सालों की रियाजत रायगा चली गई हो, जैसे उन्होंने उसे कितना चाहा था, इश्क की हद तक चाहती थी वो अपनी भतीजी को। उनका तो अल्लाह के बाद ये बेटी सहारा थी, वो भी इसी तरह करेगी, सोचा ना था। फुफ्फो अंदर ही अंदर टूटकर चूर हो गई थीं। लब खामोश, आंखों में सदा लिए वो अपनी परियों जैसी महानूर को जाता देखती रह गईं। महानूर का भी दिल खून के आंसू रो रहा था। इनका दिल दुखा कर पर वो क्या करती? अपनी माँ की बेबसी और दुख ने उसे रंजीदा कर रखा था कई दिनों से। माफ़ कर दें फुफ्फो, आप मेरे लिए माँ बाप दोनों बनकर पाला मुझे। हर मेरी माँ का भी मुझ पर हक है, वो निभाना है मुझे। महानूर ने कर्ब से सोचा पर कहा नहीं। वो लंबे लंबे डग भरती बाहर निकल गई। फुफ्फो सदमे से बेहोश हो गई। हैदर शाह ने उनको थामा, पर महानूर मंजर से जा चुकी थी। काश वो देख लेती तो बहुत सी चीज़ों से बच जाती। वो मुझको लिखता था, ए हमदम जुदाइयों की उदास रुत में खफा न होना, मैं लौट आया तो कुर्बतों के हसीन मौसम से दिल का आंगन संवार दूंगा, मगर वो आया ऐसे जैसे, ना आया तो उज़र लाया, जवाज़ लाया, वजाहतों के महाज लाया। सुनो ए दिले नादां, कहने सुनने का मौसम चला गया। वो इससे पहले गाड़ी में बैठकर हवेली छोड़कर निकल जाती
उसी लम्हे एक गाड़ी रुकी, जिससे निकलते वलीद शाह को देखकर दिल जोरों से धड़का। महानूर का और नज़र से नज़र मिली। ऐसा लगा महानूर को उसकी सांसें थमी हो जैसे। सांसों की रवानी उसी ही से तो थी, वही तो उसकी कुल कायनात, उसका इश्क था वो। महानूर का वलीद शाह था वो, और वो वलीद शाह की महानूर। तो आखिर तुम आगे मुझे बाज रखने अपने फैसले से, महानूर ने दिल ही दिल में कहा। दिले नादान खुश फहम हुआ उसे देखकर। नज़र से नज़र अब भी मिली हुई थी। तुम जानते हो बला की जिद्दी हूँ, नहीं मानोगी, महानूर ने सोचा। वलीद शाह की नज़रें जो हमेशा प्याम देती थीं, आज कुछ ना था उसमें। महानूर को अजीब लगा था, दिल और ज़ोरों से धड़का था, बेचैन हो उठी थी वो। बेसाख्ता उसने सोचा कि वलीद शाह, अगर तुम शिद्दत से रोकोगे तो मान जाऊंगी, पर यूं सर्द नज़रों से ना देखो प्लीज़। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मेरी दुनिया मेरी ज़िंदगी हो तुम। नहीं नहीं, तुम रोको, अब वाकई मान जाऊंगी। रोक लो अपनी माहा को। तुम कहते हो तुम्हारी हयात का चांद हूँ मैं, प्लीज़ रोक लो। वो अंदर ही अंदर तड़प उठी थी उसको देखने के अंदाज से। इसी लम्हे दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला और बाहर निकलने वाले वजूद को देखकर हैरत में आ गई महानूर। ज़रमीना, महानूर ने ज़ेरे लब कहा। अपनी छोटी सौतेली बहन को सजी संवरी हालत में देखकर दिल ज़ोरों से धड़का। उसी लम्हे वलीद शाह ने कहा, हाँ ज़रमीना, ज़रमीना, वलीद शाह कहो, यही है अब इसका मुकम्मल तारुफ। वलीद शाह उसके पहलू में खड़े होकर बोला। महानूर साख्त रह गई। इस लम्हे ना ज़मीन फटी थी ना आसमान गिरा, पर महानूर की तो पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। नहीं, तहस नहस नहीं, इसकी तो सारी दुनिया ही लुट गई इस लम्हे में। महानूर के कान साएं साएं करने लगे थे इस लम्हे। ऐसा लगा दिल डूब गया हो जैसे, दिलो दिमाग की दुनिया लुट गई हो जैसे। महानूर के होंठ कपकपाए, पर कुछ कह ना सकी, आंसू तक साख्त हो गए थे। ये उम्मीद ना थी उसे अपने वलीद शाह से। कहकर वो आगे बढ़ने लगी, क्योंकि कहने सुनने को कुछ रहा ही ना था। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि अब जाना ज़रूरी हो गया था। पर उसी लम्हे वलीद शाह ज़रमीना को छोड़कर उसके रूबरू हुआ। इतना हैरान क्यों हो? जब खुद ही मुझे रिजेक्ट किया तो फिर सदमे सी कैफियत क्यों है इस चेहरे पर? वलीद शाह ने यासियत भरे लहजे में कहा। तो तुमने देर ही ना की और अपनी कर गुजरे। वाकई शाह हो, अपनी पर आए तो मुझे छोड़कर मेरी छोटी बहन को मेरे रूबरू खड़ा कर गए। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। वो अजीब लहजे में बोली। ना तंज था उसके लहजे में, ना कोई मयार। जाने क्या था उसके लहजे में जो वलीद शाह को बेचैन कर गया। मेरे इश्क को अब ममनू कर दिया तुमने मुझ पर वलीद शाह, मेरा इश्क मुझ पर ममनू हो गया अब, महानूर ने दिल ही दिल में कहा, पर होंठों से एतराफ़ ना कर सकी। जाने क्या था महानूर की नज़रों में। वलीद शाह बेचैन हो गया। जो वो दिल में कह गई वो लफ्ज़ वो महसूस कर गया। यूँ इश्क को ममनू ना करो मुझ पर महानूर, अब के वलीद शाह दिल ही दिल में बोला। और महानूर की अज़ियतनाक तासरात देखकर उसे अंदाज़ा हुआ वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है, ऐसी गलती जिससे वापसी नामुमकिन थी। इश्क सिसका दोनों की इस अदा पर और अपने यूं ठुकराए जाने पर। वो उसकी इल्तिजा पर नज़रें फेर गई। दोनों की आंखें जो हमकलाम थीं उस पर बंद बांधने के लिए महानूर ने ब्लैक गॉगल्स पहने और उसकी एहतियात पर वो हैरान हुआ और गाड़ी की तरफ मुड़ी। माहा रुक जाओ, उसके लहजे में तड़प थी। तड़प तो वो भी उठी, पर जब्त करके बोली तो बस इतना। महानूर कहो अब, माहा कहने का हक खो चुके हो तुम, महानूर ने सर्द लहजे में कहा। अब के नरम पड़ी तो तुम अपनी और मेरी राहें खोटी कर बैठोगे वलीद शाह, इसलिए किसी किस्म की नरमी का सवाल ही नहीं पैदा होता, महानूर ने दिल ही दिल में कहा। वलीद शाह ठटका उसके इस अंदाज पर। महानूर गाड़ी में बैठकर चली गई। इससे पहले वो बयान करता अपने इश्क के रूठ जाने पर, अंदर से आती चीखों की आवाज़ पर वो उस तरफ मुतवज्जो हुआ था जहां फूफो बेहोश पड़ी थीं। अगले मरहले ने उसे और परेशान कर दिया। आज उसके कदमों में लड़खड़ाहट नहीं थी, वरना हर रात वो लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होता था। आज उसने शराब नहीं पी थी। आज उसकी तमन्ना पूरी हो गई। वो खुशी में ही मदहोश सा था। उसे किसी जाम की क्या ज़रूरत थी। लबों से ना जुदा होता तबस्सुम सा बिखरा था उसके होंठों पर, और जमी धीमी मुस्कुराहट देखकर कौन कह सकता है ये वो शख्स है जो मुस्कुराता भी कम ही था, क्योंकि एक तो उसका प्रोफेशन ऐसा था, दूसरा उसकी पर्सनैलिटी पर रोड अंदाज जचता था। वो एसएसपी अजलान शाह था। इस शहर में जब चाहता जुर्म को रोक देता, जब चाहे मुजरिम के साथ देकर उसे हर इल्ज़ाम से बरी करवा देता। ऐसा था वो, हमेशा बेनियाज बना फिरता। शहर की हर गली नुक्कड़ पर लोग उसे पहचानते थे और डरते थे उसकी मौजूदगी से। वो मगरूर शहजादे की तरह अपने गरूर में चूर दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। ताज़ा फूल, कैंडल्स और फैंसी लाइट से सजा कमरा किसी को भी दीवाना कर दे। नहायत उम्दा फर्नीचर जो फ़ॉन से मंगवाया गया था अपनी कीमत बयान कर रहे थे। कमरे को देखकर अंदाज़ा हो रहा था मनपसंद दुल्हन के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी की गई है।
वो जो दुल्हन को रिवायती अंदाज में बेड पर बैठा हुआ देखने का मुंतजिर था, ऐसा कुछ ना हुआ था। वो शीशे के सामने खड़ी जेवर उतार रही थी, चेहरे पर भरपूर बेजारियत लिए। अजलान शाह चंद कदम आगे बढ़कर उसे कंधों से थामकर अपने रूबरू कर गया। बहुत खूबसूरत, खुदा ने बड़ी फुर्सत से उसे हुस्न को बनाया, वो मदहोश लहजे में बोला था। वो उस पर झुका था, एकदम उसके सीने पर अपनी हथेली जमाकर खुद से दूर किया उसकी बीवी ने। ज़रा संभल कर, नाम की ही बीवी समझें, सिर्फ जो आपके बच्चों के लिए आई है, वरना अयाशी का सामान आपने बाहर बात रखा हुआ है, जाकर वहीं करें ये शौक पूरा। वो सर्द लहजे में बोली। कड़े तेवरों से घुरती वो लड़की उसे शॉक कर गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे रोकने का सोचो और इस अंदाज में बात करो मुझसे। वो उसकी तरफ जा रहा ना अंदाज में बढ़ा, उसे बेड पर धक्का दिया और शिद्दत से उस पर झुकने लगा। इससे ज़्यादा शिद्दत से बेड से उतरकर वो खड़ी हुई थी। बेइंतहा तड़प थी उसके अंदाज में और नफरत से घुर कर देख रही थी इस मगरूर शख्स को। जाने क्यों अजलान शाह को तकलीफ हुई उसके यूं देखने पर खुद पर जब्त करता उसकी तरफ बढ़ा और उसे दोनों बाजू से दबोच के पकड़ा था। अब के सुमन दुरानी उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने में नाकाम ठहरी थी, क्योंकि अब के पकड़ने वाले का अंदाज आम मर्दाना न था, बल्कि पुलिस वाले की पकड़ थी, जिससे खुद को आज़ाद करवाना मुश्किल था उसके लिए। छोड़े, मुझे नफरत है मुझे आपसे, वो चीख कर बोली। अब निकाह हो गया है, वो भी तुम्हारी रजामंदी से, तो क्या प्रॉब्लम है? समझौता कर लो, और मोहब्बत का क्या है, वो भी हो ही जाएगी। मेरे 2-3 बच्चों की जब अम्मा बन जाओगी। अजलान शाह इतने ही सुकून से बोला था जितना गुस्से में वो थी। वो तिलमिला ही उठी उसकी कही बात पर। सुमन ने अच्छी तरह महसूस किया वो अपनी कही बात को एंजॉय कर रहा है। आपकी हुई थी अपनी पहली बीवी से मोहब्बत, 3 बच्चों के बाद जो मुझे होगी, और मैं थूकती हूँ आप पर और आपसे जुड़े इस रिश्ते पर, वो गुस्से में बोली थी। उसे शदीद खार महसूस हुई। अजलान की कही बात पर बस नहीं चल रहा था। सुमन उसका मुंह तोड़ देती। फिलहाल तो वो खुद उसके शिकंजे में थी। वो उसका एक बाजू छोड़कर उसके चेहरे को दबोच कर गुर्राते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। दिल तो चाहता है तुम्हारी इस बदजुबानी की शदीद सजा दूं, पर तुम्हारा ये हुस्न और ये तैयारी मेरे लिए है जो मुझे रोक रही है, वरना मुझे जानती नहीं क्या कर सकता हूँ। जाकर सेज पर बैठो, आज की रात मैं यूं ही ज़ाया होने नहीं दे सकता, समझी? महसूस करो मुझे। अजलान शाह आखिरी अल्फाज मीठे लहजे में बोला था। अजलान शाह अपने नॉर्मल अंदाज से हटकर बात कर रहा था, वरना किसी औरत के लिए उसका ये अंदाज कभी ना रहा था। नरम सा, मीठा सा, ठंडक पहुंचाता, आबशार सा लहजा। छोड़ो मुझे, वो एक बार फिर गुर्राते हुए बोली थी। वो किसी तरह भी उसे खुद पर हावी होने देना नहीं चाह रही थी। छोड़ने के लिए नहीं था थामा जाने मन। अजलान शाह आंख विंक करते हुए बोला और उसके होंठों पर झुक गया। वो पूरी जान से तड़प उठी और उसके बाजू छोड़ता उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करने लगा। वो भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी, पर सामने वाला ढीठ बना अपनी तलब पूरी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से प्यासा था और यही वो जाम था जिससे उसकी तलब पूरी होनी थी। वो हाथों से उसके सीने और कंधे पर मुक्के बरसाती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर सुमन खुद को बेइंतहा बेबस महसूस करने लगी। जो उसकी चोली की जिप खोलता उसके कंधे बरहना कर गया। होंठों पर शिद्दत यूं ही बरकरार थी। उसके हाथों के लम्स को जा बजा महसूस किया सुमन ने अपने जिस्म पर। आंसू बहने लगे बेबसी से। सही मैनों में उसे बेबसी कर गया था वो। कुछ देर के बाद अजलान शाह ने उसे आज़ाद किया और वो लड़खड़ा गई उसके यूं आज़ाद करने पर। बर वक्त वो उसे कमर से थामकर खुद के करीब तर कर गया, वरना वो ज़मीन बोस होती, और उसके कान में सरगोशी वाले अंदाज में बोला, मेरा ख्याल है अब जिस काम के लिए ये रात है उसे एंजॉय करने में मेरा भरपूर साथ दोगी, बगैर किसी मुज़ाहमत के। अब समझ गई होगी मुझे और रोकने की गलती नहीं करोगी। सुमन दुरानी के कान की लो पर दांत से काटकर अब सरशारी के अंदाज में कहता उसकी आंखों में झांकने लगा। अब वो उसके चेहरे के तासरात को बगौर देख रहा था, जो काफ़ी अजीब तरीन थे। वो लंबी सांस खींचकर खुद को कंपोज करते हुए बोली, जानती हूँ आपकी ताकत के आगे मेरी मुज़ाहमत कुछ भी नहीं। आप मुझे क्या तोड़ेंगे? एक बात मेरी भी गौर से सुन लें। आखिरी लफ्ज़ों में उसका लहजा काटदार हो गया। वो हैरान होकर उसके अंदाज पर और उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाते हुए बोली, अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और अपनी मर्दानगी दिखाई तो याद रखिएगा आपकी इस मर्दानगी के जाम को तोड़ कर रख दूँगी। इतने मर्दों से ताल्लुक़ रखूँगी तुम खुद की नज़रों में गिर जाओगे, समझे? वो बग़ैर लिहाज के दबंग अंदाज में बोली थी, जैसे इस रोकने के लिए हर हद से गुजर जाने को तैयार हो, जैसे घटिया औरत। अजलान शाह को शदीद गुस्सा आया उसकी बात पर। घटिया मर्द तुम हो जिसने मेरी छोटी बहन को कहीं का नहीं छोड़ा। मरती मर गई वो मासूम पर तुम्हारी मोहब्बत की एक नज़र को तरसती चली गई। इस दुनिया से इश्क करती थी वो तुमसे, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स तक को खुश रखती थी। तुम उसकी कदर ना कर सके। जो इश्क उसने तुमसे किया उसकी कदर ना कर सके तुम।
میں تمہیں اپنا آپ سونپ کر تمہارے ساتھ اچھی زندگی بسر کروں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ بس تمہیں تخت پر بٹھا کر پوجا نہ تھا، ورنہ من ہی من میں وہ تمہاری پرتپش کرتی تھی۔ وہ بیوقوف تھی، مجازی خدا ہی نہیں، شاید خدا بنا بیٹھی جو تمہارا ہر ستم سہتی چلی گئی تھی۔ تم ظالم ہو، تم مجرم ہو میری معصوم بہن کے، اس کے قاتل ہو تم، اس کے معصوم جذبات کے قاتل۔ مجھے نفرت ہے تم سے، سنا تم نے، شدید نفرت کرتی ہوں تم سے۔ سمن نے کھل کر اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ وہ شدت سے کہتی چلا اٹھی تھی۔ وہ اس کے جنونی انداز پر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا اس کی چیخیں دبا گیا۔ بکواس بند کرو، وہ اپنی موت مری ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب تم میری بیوی ہو اور میرے حقوق پورے کرنا تم پر لازم ہے، سمجھی؟ اذلان شاہ غصے سے کھولتا ہوا بولا، اور اب اسے سمن پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بکواس تم بند کرو، سمجھے؟ اگر حقوق کی بات کی تو میں بھی اتنے بوائے فرینڈس، وہ دو بدو بولی، اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے جھٹک کر۔ وہ شوق ہی تو کر گئی تھی اذلان شاہ کو، جسے آج تک کوئی شوق نہ کر سکا تھا۔ کتنی گھٹیا ہو تم جو ایسی چیپ باتیں کر رہی ہو جسے سننے سے عورت مر جائے، اور تم اتنے مزے سے کر رہی ہو۔ اذلان شاہ نے ملامتی لہجے میں کہا۔ باتیں نہیں، سچ ہے اذلان شاہ، میری نسوانیت کی توہین ہوگی تم جیسے شخص کو شوہر کا رتبہ دوں۔ بہتر ہوگا دور رہو مجھ سے، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ بلا کی ضدی ہوں، اور یاد رکھنا، ضدی اور باغی عورت سے کبھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جو تم نے سوچ سکتے وہ بھی کر کے دکھا سکتی ہوں۔ سمن کے ہر انداز میں سرکشی اور باغی پن تھا۔ وہ حیران تھا اس کا یہ روپ دیکھ کر، کبھی وہ دیکھ ہی نہ پایا اس کا یہ روپ بھی۔ اتنی خود سر لڑکی کو وہ کبھی گرل فرینڈ نہ بناتا تھا، اور اب بیوی بنا بیٹھا تھا۔ اس نے تو بیوی کے روپ میں نیہا کو دیکھا تھا، معصوم سی، شوق سی، چنچل سی تھی وہ لڑکی جس کی قدر وہ کبھی کر ہی نہ سکا۔ جانے کون سا ملال تھا جو اس کے اندر جاگا۔ تمہیں اس قابل چھوڑوں گا نہ جو تم اپنا کہا کر سکو۔ میں تو تمہیں اپنے عشق سے شناسائی کروا کر تمہیں سرخرو کرتا، پر تم تو اس لائق ہی نہیں، سمجھی؟ پر اب ایسی قید کی زنجیریں تمہارے پیروں میں ڈالوں گا جو تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اذلان شاہ نے اس کا چہرہ دبوچ کر غصے سے بولا اور جھٹکا دے کر اسے چھوڑا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑائی، پھر سنبھل کر بولی، وہ تنزیہ ہنسی اس کی دھمکی پر، جسے سمن کے پروں پر پانی نہ پڑا۔ اوہ، ایسا انداز تھا اس کا جیسے چٹکیوں میں اڑایا ہو اس کی بات کو۔ سمن کی اگلی بات پر تو وہ دنگ رہ گیا۔ تمہارے گھر کے نوکروں تک کو نہیں چھوڑوں گی۔ کتنا قید کرو گے تم اذلان شاہ مجھے؟ یوں؟ اذلان شاہ تلملا کر اس کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ اس کے غصے کو ساتویں آسمان پر پہنچا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا وہ اس کا ہاتھ تھام گئی اور جھٹکا اس کے ہاتھ کو۔ وہ دنگ رہ گیا اس کی حاضر دماغی پر۔ سمن دورانی ہوں، نیہا دورانی سمجھنے کی غلطی مت کرنا، میں بھی ہاتھ اٹھانا جانتی ہوں، سمن غصے سے بولی۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کرتا، دروازے پر زور سے ناک ہوا تھا جس پر وہ دونوں چونکے تھے۔ اذلان شاہ دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ سمن نے اپنی چولی کی زپ جلدی سے بند کر کے دوپٹہ لیا اس پر۔ میری جان، مجھے یقین نہیں آ رہا، میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی میرے پاس واپس آ گئی، نائمہ بیگم نے ماہ نور کو گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو شدت جذبات سے بیٹی سے خود سے لگائے ہوئے تھیں، اچانک محسوس کیا کہ وہ رو رہی تھی گھٹ گھٹ کر۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو ماہ نور؟ میری جان کیا ہوا؟ وہ تڑپ کر بولی تھیں۔ میرا عشق مجھ سے روٹھ گیا موم، اس نے شادی کر لی، اس نے شادی کر لی میری ہی چھوٹی سوتیلی بہن سے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ وہ اپنا سر پیٹ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ماتم کر رہی ہو وہ اپنے عشق کے روٹھنے کا۔ لمحے بھر کو ان کا دل کانپا، پر اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال گئیں اور بولی۔ کیا واقعی ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑی تھی، جسے اندر دبا کر بظاہر حیرت سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ وہ اس پر اپنی خوشی فی الحال چھپا گئیں، بظاہر خود کو اداس اور دکھی ظاہر کرتے ہوئے بولیں۔ وہ اندر ہی اندر بے انتہا خوش ہوئی تھیں۔ آج صحیح معنوں میں ان کی بیٹی آزاد ہو گئی تھی ان رشتوں سے جن سے نفرت تھی نائمہ بیگم کو۔ دل چاہ رہا تھا رقص کریں وہ اس موقع پر۔ حیدر شاہ، دیکھ لو، اب میری بیٹی میرے پاس آ گئی۔ واپسی کا کوئی راستہ تم لوگوں نے چھوڑا نہیں، اور کوئی راستہ دوبارہ میں بننے نہیں دوں گی۔ میری کوششوں کے بغیر ہی ہمیشہ کے لیے پا لیا میں نے اپنی بیٹی کو، نائمہ دل ہی دل میں بولی تھیں خود سے۔ ولید شاہ کے بغیر ماہ نور ادھوری ہے موم، مجھ پر میرا عشق ممنوع کر گیا وہ شخص، مجھے میرے عشق سے جدا کر گیا موم۔ مجھے ولید شاہ چاہیے، میری سانسیں بستی ہیں اس میں، اس کے بغیر میرا وجود نہیں، میرا وجود، میری ہستی سب کو فنا کر گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ کوئی غیر بھی ہوتا اس کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑتا، ٹوٹ جاتا، پر نائمہ بیگم کھٹور تاثرات لیے دیکھتی رہیں اپنی سگی بیٹی کو۔ ان کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا، کیسے اسے اس فیض سے نکالیں ماہ نور کو، تاکہ آگے کے مراحل بھی طے کرنے تھے ابھی اسے، جن سے وہ بے خبر فی الحال اپنے عشق کے جانے پر ماتم کی نہ تھی، جبکہ نائمہ بیگم نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔
इश्क भी महानूर के साथ सिसक रहा था, क्योंकि इल्ज़ाम तो सारे इश्क के खाते में निकले थे। उसका सिसकना भी वाजिब था। उस इश्क के खेल में सबसे ज़्यादा रुसवाई हमेशा इश्क के हिस्से में आई है। आज भी इश्क सिसका था। अपने होने पर उसे भी अफसोस था, महानूर और वलीद के बीच होने पर नाइमा बेगम अभी तक सिसकती बैन करती महानूर को देखे जा रही थीं। अचानक वो उसके पास बैठी और उसे कंधों से थामा और खुद से लगा गईं और बोली तो लहजे में इंतहा का दर्द समाकर बोली थीं वो, महानूर मेरी जान, वलीद शाह ने कभी इश्क किया होता तो ये सब ना करता। उसे तो इश्क के मानी भी नहीं पता मेरी जान। वो तो बस मोहब्बत को रुसवा कर रहा था और कुछ नहीं। इश्क तो उस माँ ने किया है तुमसे। किस तरह तड़पती रही तुम्हारे लिए। तुम्हारे संगदिल बाप ने मिलने तक ना दिया तुम्हें मुझसे। मैं कितना तड़पी हूँ अंदाज़ा है तुम्हें। क्या मेरी मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं तुम्हारी नज़र में? क्या तुम्हारी सारी दुनिया इस एक शख्स से ही थी? बोलो नूर, बताओ। वो अपने सीने में शिद्दत से हाथ रखते उसे यकीन दिला रही थीं अपनी तड़प का। नहीं मॉम, नहीं, मेरी दुनिया आप हैं जिन्होंने सच्चा इश्क किया मुझसे। किसी वलीद शाह की कोई जगह नहीं अब मेरी ज़िंदगी में। वो तड़प कर बोली थी। अब वो अपनी माँ के हाथ मोहब्बत और अकीदत से चूम रही थी। नाइमा बेगम खुलकर मुस्कुराई। अब कि ये चाल भी उनकी कामयाब जो हो गई थी। इश्क तड़प उठा एक माँ की इस अदा पर। इश्क को रुसवा करने वालों से इश्क अपना बदला ज़रूर लेता है। इश्क को अपना तमाशा मंजूर न था, पर इश्क को खेल तमाशा लोगों ने ही बनाया था अपने गर्ज के लिए। जहाँ मोहब्बतों का जिक्र हो वहाँ तमाशा तो इश्क का ही लगता है। अजलान ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी अपनी बड़ी बेटी नैनू को देखकर सद तासरात कुछ नरम पड़े थे उसके। क्या हुआ नैनू? इस वक्त आपको अपने बेड पर होना चाहिए था मेरी गुड़िया, अजलान शाह ने नरमी से कहा। बाबा, वो आनी से बात, नैनू ने डरते हुए कहा। अजलान को तशवीश हुई अपनी 5 साला बेटी को देखकर जो इस कदर घबराई हुई थी। उसी लम्हे सुमन ने अजलान को साइड करके नैनू के रूबरू होकर दौजानों बैठकर बोली, क्या हुआ नैनू मेरी जान? दोनों फिक्रमंदी से देख रहे थे इस लम्हे नैनू को। सॉरी आनी, वो घबराए हुए लहजे में बोली।